हेलो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आ जाइए। आपका सबका स्वागत है आपके प्यारे से ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड्स आर्ट्स विद्याकुल में। मैं विशाल विक्रम सिंह उपस्थित हूं आपके सामने ये शानदार और जानदार कक्षा लेकर के। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं प्यारे बच्चों कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए अपनी पढ़ाई में हम लोग अपनी व्यस्तता दिखाएं। एक बार विनम्र निवेदन है प्यारे बच्चों कि आप सेशन को जरूर से जरूर आगे की तरफ शेयर करना ना भूलें। दूसरी बात यह है कि आज हम लोग जो टॉपिक लेकर के आए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके होंगे कि न्यूमेरिकल आर्ट्स वाले ग्रुप में कैसे आया। आर्ट्स में कहने का मतलब है इकोनॉमिक्स में कैसे आया। तो इकोनॉमिक्स में जहां जहां जैसे जैसे भी न्यूमेरिकल है हम उस पर क्लास लाते रहेंगे, ये हमारा वादा रहा। और साथ ही साथ न्यूमेरिकल वाले के बाद में भी ग्राफ वाला सेशन आता है तो उसे भी हम करा देंगे, ठीक है। बहरहाल जितने भी हमारे वाईटी के प्रिय विद्यार्थी हैं वो एक बार कंसंट्रेट हो जाएं, अपनी कॉपी लेकर के बैठ जाएं और कहीं से कोई भी दुविधा नहीं होने वाली है। हम इसकी पूरी तरीके से विश्वास दिलाते हैं और आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको एक क्लास पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और ये जो टॉपिक है ये आय निर्धारण वाले से है, टॉपिक नंबर 4, ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र। तो देखिए क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, लिखा है आंकिक प्रश्न है आपके सामने। ये न्यूमेरिकल है आपके सामने। न्यूमेरिकल में है क्या? न्यूमेरिकल में आपसे पूछा जा रहा है कि उपभोग फलन, ठीक है, C इक्वल्स टू अगर 40 प्लस 0.8y है, जहां y इक्वल्स टू 100 है तो उपभोग का मान बताओ। मतलब C का पूरे की पूरी वैल्यू बताओ। आपको दिया गया है y इक्वल्स टू 100, क्लियर है। C इक्वल्स टू आपको मिला है प्यारे बच्चों 40 प्लस 0.8 मिला है और साथ में y लगा हुआ है। अब रियल में ये y को हटा करके C की वैल्यू पुट करना है, तो भाई पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सीखिए कैसे करते हैं, आइए हल करते हैं, इसके सॉल्व करते हैं इसे। तो पहला ही पॉइंट आपके सामने इस तरीके से रहा, जहां हम y को यहां पे पुट करेंगे तो C इक्वल्स टू 40 प्लस 0.8। अब y को अगर रखेंगे तो इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, ठीक है, और ये हो जाएगा 100। आई होप कि आप 100 को 0.8 से मल्टीप्लाई कर सकेंगे बहुत अच्छे तरीके से। जिन्हें नहीं आता वो ऐसे सीख ले। इसके नीचे बटे लगाया और दशमलव के नीचे 1 लगाते हैं और जितना राइट साइड में नंबर होते हैं उतने 0 लगा देते हैं। इस दशमलव की वैल्यू खत्म, मतलब आपके पास आया 8/10। इस 10 को अब इससे मल्टीप्लाई करा दो या भाग दे दो, तो 10 10 10 जा 100 होता है, 10 दहाम 100 होता है। आपके पास 10 गुणे 8 बचा, ये हो गया 80। तो आया क्या प्यारे बच्चों, C इक्वल्स टू 40 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 10। यही बातें क्लियर हो गई होंगी। अब आपके पास जो कंक्लूजन आता है C इक्वल्स टू क्या आता है, 40 इसका 80 इसका, मतलब 40 प्लस 80 और बराबर हो गया आपके पास 120, 120 आ गया। आपसे यही पूछा गया था उपभोग का मान बताओ, तो C को उपभोग ही कहते हैं, कंजम्पशन ही कहते हैं, इसीलिए C से लिखा जाता है। ये उपभोग की वैल्यू आ गई। आई होप आपको पहला क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। बताइए एक बार, समझ में आ गया ना? वेरी गुड। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल क्या कहता है, जब आय अर्थात आय में वृद्धि y की कंडीशन हो 500 हो तो उपभोग C में वृद्धि 200 प्लस हो, मतलब 250 हो। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बताएं। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यहां पे ज्ञात करनी है। क्या ये बात समझ में आ रही है? इन्होंने कहा अगर आय में हुई वृद्धि 500 है और उपभोग में हुई वृद्धि 250 है, 250 है, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बताइए, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बताइए। आइए इसको देखते हैं, हल करना शुरू करते हैं। तो हल करते समय पहली बात का जो ध्यान रखो, वो इंपॉर्टेंट बात ये है प्यारे बच्चों, इसमें लिख लेते हैं आय में हुई वृद्धि को डेल्टा वाई से लिखते हैं। ये बात हमने पहले भी बताई है, ठीक है, जब इसका थ्योरी पोर्शन हमने कराया है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, डेल्टा सी उपभोग में हुई वृद्धि,
इसी उपभोग में हुई वृद्धि को हम लिखेंगे 250, 250 रुपए। अब बहुत अच्छे से समझो इस बात को, अगर ये 250 रुपए प्यारे बच्चों, तो आपसे बाद में क्वेश्चन किया गया है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, इंग्लिश में कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, लिखो इसको, आपसे यही पूछ रहा है। चलो भाई ज्ञात करते हैं इसको, बताते हैं इसको। आपसे पूछा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसकी बात बताओ। तो जरा इसका फार्मूला आप लोग बता दोगे। तो इसका फार्मूला मैंने कहा था एमपी आ जाए तो डेल्टा लगता है, सी आ जाए तो सी ऊपर रहेगा, उपभोग में हुई वृद्धि बटे आय में हुई वृद्धि, इसका फार्मूला होता है। ठीक, इसी फार्मूले से सॉल्व कर लो। तो जरा लिखते हैं इसको, डेल्टा सी कितना है 250 है, 250 रुपए। डेल्टा वाई कितना है, आय में हुई वृद्धि 500 रुपए। अब दोनों को सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। 0 से 0 कट गया, 25 से 2 बार में जाएगा 50, इसका मतलब ऊपर 1 नीचे 2, ठीक है। 100 अगर 25 बटे 2 कर दिया है, 250 दूना 500 होता है, सीधी सीधी बात है, 1 बटे 2। अगर इसको आगे भी सॉल्व करना चाहो प्यारे बच्चों, तो 1 की औकात कम है, 2 ज्यादा है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऊपर अंश की बात है, नीचे हर की बात है। अगर हर बड़ा वाली स्थिति में जाता है तो ऊपर को बढ़ा दो, दशमलव लगाओ, ये 0 आ जाएगा, 2 से 5 बार में ले जाओगे 0.5 हो जाएगा। ये तो छोटी क्लास का क्वेश्चन था, दशमलव को भिन्न में, भिन्न को दशमलव में बदलने वाली प्रवृत्ति। आपका 1/2 भी आंसर सही था, 0.5 भी सही है। ये आ गया टोटल एमपीसी इक्वल्स टू 0.5। आई होप ये दूसरा भी आपका न्यूमेरल वैल्यू वाला क्वेश्चन, आंकिक प्रश्नमाला समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा है 10 श्रमिकों की कुल आय, ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड का। 10 श्रमिकों की कुल आय अगर आपसे पूछा जाए तो 1000 की कंडीशन में है, 5 श्रमिक अगर बढ़ गए तो उनकी कुल आय 1500 हो गई, औसत आय आपसे पूछा जा रहा है। तो सॉल्व करते हैं इसको सिंपल वे में, कुछ है नहीं क्वेश्चन, आपको टफ लग सकता है और लगना भी चाहिए, ठीक है। 10 श्रमिक, इनकी आय 1000 रुपये, ठीक है। तो 5 श्रमिक अगर और बढ़ गए, 5 श्रमिक ऐड हो गए, ठीक है, और इनकी आय कितनी हो गई 1500, क्लियर है, ये 1500 रुपये होगी। तो सोच के देखो कि कुल श्रमिक कितने हो गए 15, कुल आय कितनी हो गई, तो भाई 1000 पहले थी और जब 5 ऐड हो गए तो 1500 हुई, 1500 ये हो गई। समझ में आ रही बात, कुल श्रमिकों की आय है, नहीं तो बाद में अगर निकाले तो 500 ऐड होगा, बात वही है। तो अब इनको जरा औसत निकाल लो, औसत क्या, औसत आय, एवरेज अर्निंग क्या हो जाएगी। तो कुल जितना उनकी सैलरी और कुल श्रमिक है तो निकालो। 15 से 1500 को अगर काटेंगे तो एक बार में जाएगा, 15 कट गया, बाद में पीछे 0 लगे हैं, दोनों 0 लगा दो, मतलब 100 रुपये औसत आय हो जाती है। ये सिंपल सा फंडा था, सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप ये बात समझ में आई होगी। मतलब जितने वो काम करने वाले लोग हैं वो नीचे होंगे और जितनी उनकी कुल सैलरी होगी वो ऊपर होगी। निकल आया आपका 100 आंसर हो गया, औसत आय 100 रुपये, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी एक क्वेश्चन आया आपके सामने, आंकिक प्रश्न है कि c इक्वल्स टू, अगर ये कह रहा है c इक्वल्स टू कितना है भाई 0.5 वाई है। अब इसमें स्वायत्त उपभोग बताना है। हमने आपको पढ़ाया था उपभोग की कितने प्रकार हैं, निवेश के कितने प्रकार हैं। इससे पहले उन विद्यार्थियों को हम अवगत करा दें, सूचित कर दें कि जिन लोगों ने आय निर्धारण वाला चैप्टर ना देखा हो, समष्टि अर्थशास्त्र क्लास 12th, वो जाकर के प्लेलिस्ट में जरूर देखें। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो हमने छोड़ा है, पूरे सिद्धांत और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव बनने वाले सारे क्वेश्चनों की प्लेलिस्ट में आपको क्लासेस मिल जाएगी, एक बार जरूर वॉच करें, ठीक है। आइए वहीं से बनने वाले क्वेश्चन, स्वायत्त उपभोग क्या है। अब स्वायत्त उपभोग में ऐसा उपभोग, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, सॉल्व अगर हम करेंगे, इसको हल करेंगे, तो स्वायत्त उपभोग ऐसा उपभोग है जो आय पर निर्भर नहीं करता है, जो आय पर निर्भर नहीं करता है,
ठीक, निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब हो गया वह स्वतंत्र चर है, यह स्वतंत्र चर है। ठीक, आय कम भी हो तो भी ये होगा, आय बढ़े तो भी ये होगा, होना ही है, स्वायत्त वाला हो गया। चलो भाई, अगर ये स्वतंत्र है तो जरा इसमें देखो, इसके साथ तो y लगा है ना, तो ये तो भाई आय होगी जो परतंत्र है। हैंडेड जो है यह स्वतंत्र है, सीधा इसका आंसर निकल आएगा। अतः आप ऐसे सॉल्व करोगे, अतः स्वायत्त उपभोग, स्वायत्त उपभोग हैंडेड होगा। क्लियर, ये स्वायत्त है, ठीक है, और ये निर्भरता है चूंकि ये आय पर निर्भर कर रहा है। क्लियर हो गया, इसका आंसर ऐसे होगा। एक ही लाइन में ये बात एक स्पष्ट थी कि स्वतंत्र है। अब एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आंकिक प्रश्न है आपका कि यदि एमपीएस, ठीक है, 0.4 है, एमपीसी क्या होगा। तो अभी आपको यहां से इसको हल करते समय एक बात ध्यान रखनी होगी, हमने पढ़ाया है, तभी मैं कह रहा हूं कि पहले की क्लासेस अगर देखोगे तो मजा आएगा। एमपीसी प्लस एमपीएस एक ये समझ लो डेरिवेशन है फिजिक्स की तरह, ठीक है। एमपीएस और एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये दोनों का एडिशन जो होता है वो इक्वल टू 1 होता है। दोनों का अगर फलन होगा, ठीक है, संबंध, तो वो 1 होता है। अब इससे हम जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करें कि अगर कह रहा है कि एमपीएस जो है वो कितना हो जाए, ये 0.4 हो जाए, ये एक ही होता है, पहले से पता है। इसकी वैल्यू हमको पता करनी है एमपीसी की। इसे कहते क्या है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत बचत प्रवृत्ति, ठीक है। लिख देते हैं, कोई लाल लाली हमारे जो क्लास नहीं किए इससे पहले वो क्या जान पाए, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ठीक है, ये उपभोग प्रवृत्ति है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, और ये सीमांत बचत प्रवृत्ति है। एस लगा है, सेविंग है, ये सीमांत बचत प्रवृत्ति है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, और ये दोनों का जो ऐड होता है वो एक होता है। क्लियर, तो चलिए यहां से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो क्या आया, क्या आया बच्चा पार्टी। अब देखो अगर हम इसको इधर से इधर ले जाएं, ये प्लस में है, इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। देखिए एमपीसी इक्वल्स टू, यही ज्ञात करना था, इधर प्लस में था, इधर से इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस 0.4। और अगर ये ऐसा होता है प्यारे बच्चों तो आपको आंसर क्या निकलेगा कि 1 से 0.4 को निकालो, मतलब 0.4 में कितना जोड़ देते हैं कि 1 हो जाए, 0.6, ठीक है, तो 0.6 बचेगा आपके सामने। ठीक, मतलब एमपीसी जो होता है वो 0.6 होगा। अब एक बात ध्यान रखो, एक सूत्र मैंने इससे पहले भी बताया था, जरा उस पर हम लोग गौर कर लें, आगे वो काम आएगा। यहां देखो हमने कहा था अगर डेल्टा वाई है तो इसमें दोनों चीजें शामिल होती हैं, डेल्टा सी और डेल्टा एस। कहने का मतलब अगर आय में वृद्धि हो रही है तो दोनों में वृद्धि होगी, चाहे वो सेविंग की बात हो, चाहे वो उपभोग की बात हो, चाहे सेविंग की बात हो। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपने एक सूत्र और भी पढ़ा है, ठीक है, उपभोग और बचत दोनों बराबर होते हैं आय के। आय के ही अंश से हम उपभोग भी करते हैं और कुछ ना कुछ बचत भी करते हैं। ये हर जगह सिंपल सा सूत्र है, लगने वाला है चैप्टर नंबर 4 आय निर्धारण में। आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आइए बढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न पूछा गया है आपसे कि जब आय में वृद्धि हैंडेड हो, आय में वृद्धि हैंडेड हो, उपभोग में वृद्धि 40 हो, 40 हो, तो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति बताइए। अभी इस तरीके से क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, जरा एक बार दिमाग लगा के अपने से सॉल्व करो, आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा। चलो भाई, आय में वृद्धि तो हम क्या करते थे, डेल्टा वाई कितना होगा भैया, हैंडेड होगा सर। चलो फिर कह रहा उपभोग में वृद्धि तो डेल्टा सी कंजम्पशन कहते हैं, कितना है 40 रुपये है। चलो भाई 40 रुपये लिख दिया।
फिर आपसे पूछ रहा है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, तो इसका मतलब आपसे पूछ रहा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्लियर? चलो इसका सूत्र लिखो एक बार सब लोग, सूत्र बताओ क्या होगा सूत्र इसका, याद आ रहा है? बिल्कुल, अभी हमने बताया था अगर ये एमपी लिखा है तो डेल्टा आएगा, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू लिखी है, तो ऊपर अगर सी है तो सी हो जाएगा और नीचे हमेशा आई में होती वृद्धि है। सामने लिखो, इसकी वैल्यू पुट करो, सी की वैल्यू 40 है, डेल्टा वाई की वैल्यू 100 है, तो 100 और 40 को जरा भाग दो तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब इसको 2 से काटो, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, इसका मतलब आ गया 2/5। ठीक है, दशमलव में करने की जरूरत होगी तो कर लीजिएगा, वैसे आपका एमपीसी आ गया 2/5। क्लियर है? ये भी क्वेश्चन हो गया आपसे, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको सूत्र याद रखना है। अब इस पूरी क्लास का निचोड़ जिसको कहते हैं आत्मा, ठीक है, वो आपके सामने ये इक्वेशन है और ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। ये 2 नंबर में नहीं आएगा, ये जब भी आएगा तो 5 नंबर में आएगा, 5 नंबर देके जाएगा। 1 मिनट नहीं लगेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, और कुछ नहीं याद करना है, एक लाइन याद रखनी है, उससे ये हो जाएगा। ठीक है, आइए इस तरीके से 2 मिलने वाले हैं। पूछा है कि दिखाइए, प्रूव करना है आपको, दिखाइए कि एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1। अभी हमने इस तरह बताया था, ठीक है, एमपीएस वाली बात। चलो यहां से शुरू करते हैं, सॉल्व करना शुरू करो भैया, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। तो जरा देखिए, सबसे आप में धुआंधार ये क्वेश्चन है, ये इसको फिजिक्स के लैंग्वेज में क्या कहते हैं, डेरिवेशन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं निगमन। तो अपनी इकोनॉमिक्स को कहीं से कहीं तक ऐसा मत सोचो कि ये किसी फिजिक्स से कम है। आइए देखें, अगर हम बात करें तो एपीसी इसका मतलब क्या होता है पहले ये जान लो। ठीक है, तो औसत उपभोग प्रवृत्ति, कुछ लोग इसको फलन कहते हैं। ठीक है, औसत उपभोग फलन या औसत उपभोग प्रवृत्ति। अब ये क्या है, दूसरी बात जो हो जाती है ये होती एपीएस, औसत बचत प्रवृत्ति कह लो प्यारे बच्चों, या फलन कह लो, बात वही है। ठीक है, हमें एक ही बात लिख रहे हैं, वो चूंकि प्रवृत्ति आप बार बार पढ़ रहे थे। ये बात क्लियर हो गई। मैंने पहले भी बताया है कि अगर एपीसी पूछ रहा है तो आपको C/Y कर देना है। क्या कर देना है? C/Y कर देना है। अगर बचत पूछ रहा है तो बचत बटे आय कर देना है, जिसे आप पहले भी कर चुके हो। क्या कर चुके हो? आय में हुई वृद्धि और बचत में हुई वृद्धि का अगर अनुपात निकालते हैं तो एमपीएस मिलता है, और अगर इसे हम लोग उपभोग में हुई वृद्धि और आय में हुई वृद्धि के साथ निकालते हैं तो इसको एमपीसी कहते हैं, सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं। क्लियर हुआ इतनी बात? फलन और प्रवृत्ति में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसे 1 बाय 1 सॉल्व कर डालो। देखो मैंने पहले भी बताया था कि y बराबर क्या होता है बच्चा पार्टी, C प्लस S होता है। ठीक है, जब मार्शल ने, इन लोगों ने बताया, जो किंग साहब हैं, ये लोग कह रहे थे नहीं बचत भी करता है व्यक्ति। अब देखो आगे बढ़ो, अगर हम बात करें कि एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1, यही प्रूव करना है ना, तो एपीसी में आप जाओगे, इसका फार्मूला क्या होता है, इसको ड्राइव करो। इसका फार्मूला अगर C होगा तो C बटे Y, किससे? उपभोग से। उपभोग, ठीक है, औसत उपभोग निकालना। तो जब भी उपभोग निकालेंगे प्यारे बच्चों तो ये आय और उपभोग का क्या होगा, औसत होगा। तो आय हमारी नीचे रहेगी, उपभोग ऊपर रहेगा, प्लस लगा दो। इसको मैंने क्या सिखाया था, अभी आपको बताया था कि औसत बचत है, तो बचत में बचत ऊपर और आय नीचे। आय का ही 1% हम उपभोग कर लेते हैं, कहीं पर भी चाय पी लिया, कपड़े खरीद लिए, शिक्षा में व्यय कर लिया, स्वास्थ्य में कर लिया, लेकिन इसके बाद जो बचता है उसी को बचत कहते हैं। वो कहीं लॉकर में रख दें, अकाउंट में रख दें, या किसी हम प्रॉपर्टी में, परिसंपत्ति में कर लें। क्लियर है? तो यहां पर हम लोगों के पास जो आता है वो S होता है अपॉन Y। क्या ये बात दिमाग में आई? प्रूव करना है 1। अब सोच के देखो कि मैंने आपको पहले से बता रखा है, ये देखो
ये बगल में है चाचा जी, इनको याद रखो कि जहां आपको क्या लिखना, जहां y इक्वल टू सी प्लस एस है, तो आप जरा इसको वहां से निकाल के लाओ ना। चलो देखो, जगह तो यहां कम है बट आप इसको समझने का प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। दोनों का अगर ऐड करेंगे तो दोनों के हर बराबर हैं, हर बराबर है तो क्या करोगे, c प्लस एस अपॉन वाई बराबर 1, स्टेप खत्म हो गया पूरा। क्या हो गया सर, क्योंकि c प्लस एस बराबर क्या है बच्चा, y, तो y बटे y हो गया 1। y से y को कैंसिल कर दो, अंश में भी y और हर में भी y, इंग्लिश वाले न्यूमरेटर में भी y और डिनोमिनेटर में भी y, और दोनों y ये 2/2 कर दोगे 1, तो y बटे y 1। यही प्रूव करना था आपको और ये आपके सामने प्रूविंग हो गई है। ठीक है, मतलब आपने कहा c प्लस एस अपॉन वाई, और जहां आप ऐसे लिखते हो, इसे जरूर लिखना, जहां y इक्वल्स टू सी प्लस एस है तो आप थोड़ा इसको लिखना, तो y अपॉन वाई इक्वल्स टू 1, और ये प्रूफ हो गया कि आपको सीधे मिलना था एपीसी और एपीएस इक्वल्स टू 1। बोर्ड के लिए ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन 1 मिनट का है, और उस बार बच्चों का बल्ले बल्ले होगा इकोनॉमिक्स वालों का जब ये क्वेश्चन छपा होगा लॉन्ग टाइप में। ठीक है, बस ऐसे ही एमपीएस को भी हमको प्रूव करना है, या सीधे एक सूत्र याद रखना है, क्या वो है, ये कि आय से ही व्यक्ति उपभोग भी करता है और बचत भी करता है। आय के 2 भाग हैं, उपभोग और बचत। उसी बचत का एक बार निवेश भी होता है जिसको इन्वेस्टमेंट कह देते हैं। उपभोग का कभी निवेश नहीं होता है, जो हमने चाय पे कर दिया वो निवेश थोड़ी था, वो तो हमने अपनी संतुष्टि के लिए कर लिया। ठीक, आगे बढ़े, लो वही क्वेश्चन आ गया ना, ये दोनों प्रूविंग के क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे से ध्यान दे लो, ये अपने आप में फिजिक्स का निगमन है, डेरिवेशन है। ठीक, आ जाओ भाई, तो पहले आप लिखोगे हल या सॉल्व करेंगे। अब यहां हम ज्यादा नहीं समझाएंगे, इसमें एक ही क्वेश्चन याद रखना है, हम दोनों लिख दे रहे हैं यहां पे। देखो जो आपको याद रखना है, ठीक है, मैंने अभी तक यही बताया, जितने भी आप सॉल्व किए, जब एमपी आए, क्या है, एमपी आए, सूत्र है, ट्रिक है, जो भी मान लो, सिद्धांत है, एमपी आए तो याद कर लेना होने वाली वृद्धि है। ठीक है, मिनिस्टर साहब तभी आते हैं जब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मान लो, जब होने वाली वृद्धि हो, कुछ मिलने वाला हो। ठीक है भाई, भले ही झूठे वादे हो, तो जब इसमें आओगे तो ये डेल्टा के साथ आएंगे। किसके साथ, कुछ पे बैठ के आएंगे ना, पैदल थोड़ी चले आएंगे साइकिल से। तो डेल्टा मतलब हो गया वृद्धि, और डेल्टा जो लिखा होगा वो ऊपर होगा, सी, तो बोलो सी। हमेशा आय की बात होगी तो डेल्टा वाई लिख लेना मेरे बच्चों, कभी भूलोगे नहीं। फिर दूसरा एमपीएस, एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, क्या कहेंगे, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, सीमांत मार्जिनल, उपभोग, अगर उपभोग की बात है कंजम्पशन हो जाएगा, और बचत है तो सेविंग हो जाएगा। ठीक है, टू सेव। अब देखो इसको कहेंगे क्या, एमपी आए तो एमपी डेल्टा लाए, डेल्टा वृद्धि को दर्शाता है, एस, एस ऊपर और हमेशा वाई नीचे होता है प्यारे बच्चों। मतलब आप लिख रहे हो बचत में होने वाली वृद्धि, एस लिखा है सेविंग, और आय में होने वाली वृद्धि का अगर अनुपात निकालते हैं तो इसी को सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं, और जब भी उपभोग का आय के साथ निकालेंगे तो इसे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं, अर्थात एमपीसी कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब ध्यान दो, कभी फलन लिखता है कभी प्रवृत्ति लिखता है, इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं, दोनों का मतलब एक है। इसी के साथ ये सॉल्व हो जाएगा। लो मैंने लिख दिया, जैसे वहां y इक्वल्स टू सी प्लस एस था, उसी के आधार पे वो सॉल्व हो रहा था, वैसे ही ये भी सॉल्व हो जाएगा। देखो चुटकियों में दुनिया बदल दो, 1 मिनट में बदलेगी। आपने लिखा एमपीसी, आपने लिखा एमपीएस, एमपीएस इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखो सबके नीचे सबकी बात, इसका मतलब क्या हुआ, तो आप कहोगे सर डेल्टा सी डेल्टा वाई, यहां लिखो तो डेल्टा एस डेल्टा वाई, पहले भी बता चुके, वही कॉपी करना है आपको। 1 कैसे प्रूव करोगे, चलो भाई देखते हैं। अगर इन दोनों का डिनोमिनेटर बराबर है, हर बराबर है, तो एक साथ ले लो, डेल्टा सी डेल्टा एस डेल्टा वाई। क्लियर, यही प्रूव करना है। सोच के देखो, मैंने पहले भी बताया था आपको, यहां से तो ये काम आ गया, ये जो आपने लिखा वो यहां से आया, इसमें एक सूत्र और काम आएगा जो पहले भी बता चुके हैं
कि डेल्टा वाई अगर होता है आय में हुई वृद्धि तो कंजम्पशन में उसी अनुपात में वृद्धि होती है और सेविंग में भी उसी अनुपात में वृद्धि होती है प्यारे बच्चों। तो यही वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई कर दो, ठीक है। और आप लिख दोगे जहां, क्या लिखोगे, जहां डेल्टा वाई बराबर होता है डेल्टा सी डेल्टा एस, तो क्या लिख दोगे, तो सीधे लिखो डेल्टा सी और डेल्टा, तो ये डेल्टा वाई हो जाएगा अपॉन डेल्टा वाई, और डेल्टा वाई कट गया तो बोलो 1, ये भी आपको प्रूव हो गया। इसकी जगह पे आपको डेल्टा वाई लिखना है, नीचे डेल्टा वाई है, वहां जैसे वाई अपॉन वाई करते थे वैसे यहाँ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई, और आ जाता है 1, ठीक है। तो ये प्रूविंग वाले 2 क्वेश्चन थे, 2 इक्वेशन थे, ऐसा मान लो, ठीक है। आपसे पूछेगा हल कीजिए भैया बायां पक्ष दायां पक्ष के एमपीएस एमपीसी, ठीक है। अब देखिए एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, फिर उसी तरीके से गुणक ज्ञात करना है आपको। क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, गुणक ज्ञात करना है, और गुणक ज्ञात करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कहीं से कहीं तक। चलो भाई, आय में हुई कुल वृद्धि 200 करोड़, निवेश में हुई वृद्धि, अब ध्यान दो, निवेश में हुई वृद्धि अगर डेल्टा की बात करें, निवेश में हुई वृद्धि ये आई वाली बात है, निवेश में हुई वृद्धि आई 100 करोड़ है, तो आय में वृद्धि मतलब डेल्टा वाई 200 करोड़ हो तो गुणक प्राप्त कीजिए। बात वही है, 2 बार इसने इस बात को लिख दिया है। देखो हल करेंगे, हल लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, मिला क्या, आय में वृद्धि डेल्टा वाई, लिख लो आय में वृद्धि, ठीक, आय में वृद्धि, और क्या लिखोगे 200 करोड़, ठीक, सिंपल है, करोड़ अपने जगह पे रहने दो। निवेश में हुई वृद्धि तो डेल्टा आई, ये लिख लो निवेश में वृद्धि, अगर समझ में ना आए वैसे डेल्टा आई से आपका काम चल जाएगा बोर्ड में, निवेश में हुई वृद्धि, सिंपल सी बात है, कितना हुई वृद्धि, तो 100 करोड़ हो गई, हम रुपया लिख रहे हैं, आगे करोड़ आप समझ सकते हो। अब पूछा गया कि हमको सॉल्व करो इसको, तो देख लो कि इसका अगर गुणक पूछ रहा है, गुणक तो कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट की बात होती है उसको के से लिखते हैं। अब यहां बात हो रही है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका किस रूप में लिखा जाएगा जरा देख लो, तो डेल्टा वाई, अब यहां ध्यान देना उस तरीके से वाई नीचे नहीं है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, और ये आय में हुई वृद्धि बटे निवेश में हुई वृद्धि, दोनों लिख दें, दोनों की वैल्यू रख दो। वाई कितना है 200 है करोड़, और आय निवेश में वृद्धि है 100 करोड़, इसको काट दो, आंसर आपके सामने 100 दूना 200 आ जाएगा, अर्थात गुणक आपको कितना प्राप्त हुआ प्यारे बच्चों, 2 प्राप्त हो रहा है। क्यों भाई, गुणक 2 प्राप्त, तो इस फार्मूले को कभी भूलना नहीं है, जी जान लगा के याद रखना है, जी जान लगा के याद रखना है, गुणक बराबर इतना होता है, ठीक है, इसको भी कहीं लिख लो, ठीक। यहां ऐसा ही आय निर्धारण में है जहां पे डेल्टा वाई नीचे नहीं है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं भाई, इस क्वेश्चन को जरा करो, थोड़ा सा मैं हेल्प करूंगा, बाकी अपने मन से करो। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति, अब एमपीएस का आया है, 4 क्वेश्चन एमपीसी के लगाए हैं, 1 गुणक का लगाया है, ठीक है। तो इस तरीके से जरा आप देखो, एमपीएस बराबर अगर 2/3 है, बटे में दिया है, दशमलव में नहीं, और बचत में वृद्धि अगर 80 है तो आय में हुई वृद्धि ज्ञात कीजिए। लिखना शुरू करो, हल सॉल्व करेंगे हम। क्या करोगे भाई, तो लिखो एमपीएस, ठीक है, सीमांत बचत प्रवृत्ति बराबर 2/3, ठीक, और सामने क्या लिखोगे, और क्या दिया हुआ है आपको, बचत में हुई वृद्धि मतलब डेल्टा एस, बचत में हुई वृद्धि 80, अगर 80 रुपया है जो भी हो 80 हो गई, ठीक। और आपसे पूछ रहा है डेल्टा, आपसे पूछ रहा है डेल्टा वाई बताइए, तो आप डेल्टा वाई बता दो, बताओगे ना, बता लोगे ना, सभी लोग बोलो एक बार कमेंट करके यस सर, ठीक, चलो बता लोगे तो अच्छी बात है। चलो फार्मूला लिखो भाई, तो एमपीएस बराबर होता है डेल्टा, मैंने कहा था एस है तो एस ऊपर रहेगा, डेल्टा वाई, हो गया आपका, सॉल्व हो गया। सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या लिखोगे, तो जरा ध्यान देना,
काटते समय ध्यान देना, सॉल्व करते समय। एमपीएस क्या है 2/3, चलो सॉल्व करो। अब मैथ बन गया ये। डेल्टा एस कितना है 80 है, तो डेल्टा वाई की वैल्यू कौन बताएगा? बताओ भाई कौन बताने वाला है, जल्दी बताओ। सॉल्व कर दिया मैंने, आपको वज्र गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन उसको बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई में ये 80 का गुणा किससे हो जाएगा? 3 से, और डेल्टा वाई का गुणा 2 से। कैसे करते हो, इसके कई विधि हो सकती है, बट यहां पे जो हमको करना है वो समझ लो। तो 80 गुणे 3 बराबर 2 डेल्टा वाई, मतलब इसके साथ भी गुणा लगा हुआ है। अब देखो, अगर सीधे काटना चाहते तो ये अगर गुणे में इसके नीचे है तो 2 से काट दे 40 हो जाता, 40 से 3 को 120 हो जाता। वैसे यहां भी देखो, 4 तियां 12 तो 8 तिक 24, 240, ठीक है, 240 बराबर डेल्टा वाई। और ये टूट करके गुणे में है तो इधर आएगा भाग हो जाएगा, ठीक है। तो 240/2 अर्थात 120। सिंपल सी बात है, यहां से भी कट जा रहा था। 8 से मैं भाग दो इसको, 2 से, चूंकि ये नीचे आएगा 40 और 4 तियां 12, 120। ऐसे भी आप कर सकते हो। ये मैंने सॉल्व करने का तरीका बता दिया कि जिस बच्चे को थोड़ी सी मैथ में दिक्कत हो वो ऐसे भी कर सकता है। इसका आंसर आपके सामने क्या आ गया भाई? डेल्टा वाई ही आपसे पूछ रहा था, डेल्टा वाई की वैल्यू 120 आ गई, 120 आ गई इसका आंसर। इस तरीके से प्यारे बच्चों हम लोगों ने एक बेहतरीन सेशन किया, जितना भी न्यूमेरिकल है अध्याय 4 आय निर्धारण, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग अगली श्रृंखला में फिर लेकर के आएंगे ग्राफों का एक सेशन, और आप लोग इसे बेहतरीन ढंग से अगर शेयर करोगे, लाइक करोगे, तो हमारे भी हौसला अफजाई होगी। हम भी खुशी मन से आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर आने का प्रयास करते रहेंगे। जिन लोगों ने माइंड मैप ना देखा हो, माइंड मैप की क्लास भी लगी हुई है, वो माइंड मैप जरूर देख लें कि माइंड मैप कैसे क्रिएट किया जाता है। उससे आपको नोट्स बनाने में, लंबे समय तक रिवीजन करने में, और एक चैप्टर कैसे कंसाइज वे में कम से कम समय में देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, ये माइंड मैप ही बताता है। तो माइंड मैप का सेशन हो गया। आज मैंने न्यूमेरिकल का सेशन करा दिया, फिर एक न्यूमेरिकल की क्लास, अगर आप इसको काफी प्रेम देंगे, उत्साह देंगे, इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, तो हम एक सेशन और भी लेकर के आएंगे। इसी तरीके से ग्राफ का सेशन आना बाकी है, नेक्स्ट में हमारी क्लास ग्राफ पर होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।